ये जो चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, आपके नेता कहते हैं कि ये परिणाम जो है तंत्र का है, जन का नहीं है। जब चुनाव हारते हैं कोई भी राजनीतिक दल के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे, तो उस पर 1000 तरह के आरोप होते हैं। चुनाव जब हम जीतते हैं तो 1000 कारण होता है जीतने का। निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं उसकी हम लोग समीक्षा पार्टी के स्तर पे कर रहे हैं। धान खरीदारी में समस्याएं कहां से आ रही है, क्या समस्याएं क्या है? याद रखिए, यह देश की सबसे बड़ी लड़ाई है किसानों की। मिनिमम सपोर्ट की लड़ाई नहीं है, मिनिमम सपोर्ट की गारंटी की लड़ाई है। और उसका एक कानूनी जामे पर बहस हो रहा है कि कानूनी जामा पहना दिया जाए कि सरकार जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित करना, खुद को मुख्यमंत्री घोषित करना। लोग स्मृति भंग के शिकार हैं, इस देश के आम लोग भी और मीडिया भी। आप याद करिए 77 में जब इमरजेंसी को खत्म करके इंदिरा गांधी ने कहा कि देश में चुनाव हो गया, चुनाव होगा, मात्र 1 सप्ताह टाइम था और उस 1 सप्ताह के भीतर देश के तमाम राजनीतिक दलों ने मर्ज किया, जनता पार्टी बनी और उसमें टिकट की भी बंटवारे हुए और एन टाइम पर सब लोग चुनाव लड़े और चुनाव जीते। दीदी लोग नहीं होती तो नीतीश कुमार की सरकार आज बिहार में नहीं होता। जनप्रतिनिधि में वार्ड कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री तक केवल एक ही पद पर लोगों को चेक काटने का अधिकार, मुखिया को। पिछले 20 साल से जब आप नहीं दे रहे थे तो आप ऐन चुनाव में, तो इस तरह का प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ, प्रतिबंध होना चाहिए। और लेकिन सवाल है कि उस दौर में जो आवाज उठानी चाहिए थी, कभी राजद के किसी नेता ने ये सवाल नहीं करा, जबकि हम लोग खबर चला रहे थे। सुविधा शुल्क जब तक किसान देने को तैयार नहीं हो रहा है, उन किसानों का धान खरीद नहीं हो रहा है बिहार में। आप तो रामराज पैदा कर दिए थे बिहार में, तो अस्थायी रूप से 20 लाख मतदाता दूसरे राज्य में कैसे चले गए? जो आरजेडी को इस मुद्दे पर स्टैंड लेना चाहिए था, वो कभी चुनाव। अब जिस तरीके से चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल सड़कों पे कीचड़ फैला रहा था, हम उतना साफ नहीं कर पाए, ये हम लोग मानते हैं। तैयार की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमें कहीं ये नहीं दिखा कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो राजद महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी, कि हम बूथ पर भाई हम फाइट करें। तो ज्यादातर न्यूज चैनल ऊपर से देखने में लगते हैं, लेकिन उसके मालिकान कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट के लोग बड़े स्तर पे थे। नमस्कार, पॉडकास्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी। स्वागत है सुधाकर जी। और हम सुधाकर जी से कोई राजनीतिक सवाल पर हमने आज आमने सामने बैठे नहीं हैं। हम एक ऐसे इशूज को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं। हालांकि उस इशूज का राजनीतिक महत्व तो कहीं न कहीं है ही, क्योंकि आज भी 70% आबादी कहीं न कहीं उस इशूज की वजह से परेशान है। और वो इशू है खेत खलिहान, किसान, खेती में लगातार हो रहे नुकसान, यही सब है ना। कुछ भी कर लीजिए, फिर भी देश की बड़ी आबादी और बड़ा जीडीपी आज भी किसानी पर ही निर्भर करता है। लेकिन किसान की स्थिति क्या है, किसी से छुपी हुई नहीं है। जिनके पास जमीन है उनके लिए समझिए कि जमीन को संभालना मुश्किल है। जिनके पास किसानी है समझिए कि फटहाली उनकी पहचान है। फटहाल रहना है उनकी पहचान है। फिर भी लड़ाई लड़ रही जा रही है। तो सुधाकर जी, आप उस इलाके से भी आते हैं जिस इलाके में धान की अगर हम बात करें तो जो पैदावार, मतलब बिहार में सबसे ज्यादा किसान भी उसी इलाके में समृद्ध भी हैं। और साथ साथ इन दिनों बहुत तरीके की समस्याओं से भी 2-4 वो हो रहे हैं। एक बड़ी समस्या धान खरीदारी को लेकर है। और संयोग ऐसा देखिए कि इस पर हम आपसे चर्चा करने से पहले, ये अभी हाल ही के दिनों में चुरा-दही का भोज हो रहा था। उस चुरा-दही के भोज में जहां हम भोज में आमंत्रित थे, गए, वहां तमाम सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए थे। वो देखकर आए मेरे पास और बोले कि देखिए, मीडिया तो ये सवाल खड़ा नहीं कर सकता है, लेकिन हम किसान हैं, भले पार्टी मेरी जो भी हो, एक सवाल है कि धान खरीदारी को लेकर जो मोदी जी जो जमीन में जो पैमाइश को लेकर खास करके अपने यहाँ खाता खतियान है, और वो एक और नई चीज प्लॉट का बात कर दी है, उसके कारण बड़ी किसानों को समस्याएं हो रही है। और आने वाले समय में किसान समृद्धि योजना जो प्रधानमंत्री का ये है, वो भी प्रभावित होगा। लेकिन हम लोग पार्टी में हैं, बोल नहीं सकते हैं, सामने रख भी नहीं सकते हैं। ठीक उसी दिन से आपके बारे में हम सोच रहे थे कि शुरुआत हम सुधाकर जी से ही करेंगे कि वाकई में धान खरीदारी में समस्याएं कहां से आ रही है, क्या समस्याएं क्या है?
देखिए, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है धान खरीद करने का, उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। हाल ही में बिहार में चुनाव संपन्न हुआ। एनडीए की जो घोषणा पत्र थे उसमें तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा था कि बिहार के भीतर इसेंशियल कमोडिटी, खासतौर से धान, गेहूं, मक्का, गन्ना जैसे जो फसल है बिहार में, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे। याद रखिए, यह देश की सबसे बड़ी लड़ाई है किसानों की। मिनिमम सपोर्ट की लड़ाई नहीं है, मिनिमम सपोर्ट की गारंटी की लड़ाई है। और उसका एक कानूनी जामे पर बहस हो रहा है कि कानूनी जामा पहना दिया जाए कि सरकार जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए कि बाजार में इससे नीचे ट्रेड नहीं होगा। वो निजी क्षेत्र के लोग खरीद करें, सार्वजनिक क्षेत्र के लोग खरीद करें, लेकिन उससे न्यूनतम दर से नीचे ट्रेड नहीं होगा। ऑफेंस, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा अगर कोई करेगा तो। लेकिन चुनाव बीतने के बाद बिहार में 2 साल 2 महीने के भीतर इस कानून को पास नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जो पीछे जो धान खरीद 45 लाख टन बिहार में खरीद हो रहा था, उत्पादन जितना भी हो लेकिन खरीदते थे 45 लाख टन, इस बार उसको घटा करके 36 लाख टन कर दिया इन लोगों। अच्छा, 9 लाख टारगेट भी घटा दिया। जबकि बिहार में जो खपत है गरीबी रेखा के नीचे लोगों को अनाज देने के लिए, या फिर एमडीएम मिड डे मील है उसके लिए, तो ये जरूरत जो बिहार में है वो 60 लाख टन जरूरत है बिहार में। पैडी का 40 लाख टन चावल देना होता है। तो जहां स्कोप 60 लाख टन अपना ओन कंजम्पशन था बिहार का, उसको 35 लाख कौन लोगों ने किया, किस दबाव में किया, किन कारणों से किया, वो मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं। और वो कह रहे हैं लोग कि किसान अपना जो फसल है मन मर्जी से जहां भी उसको बेचना है बेचे। जो 35 लाख खरीद करेंगे, 60 लाख की जगह 35 लाख, उसको भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। जब तक आपको 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल सुविधा शुल्क जब तक किसान देने को तैयार नहीं हो रहा है, उन किसानों का धान खरीद नहीं हो रहा है बिहार में। 2369 रुपए इस बिहार का एक भी आदमी का धान बिक्री वास्तविक रूप से नहीं हो रहा है धरातल पर, कागज में हो रहा है। कागज में जाइएगा तो आपको 2369 रुपए का हिसाब मिलेगा। खेल कैसे है सुविधा शुल्क का? ये 300 से 400 रुपए का जो डील होता है पैक्स और किसान के बीच में, या प्रशासन और किसान के बीच में, वह वजन में डिडक्ट कर लेता है। अच्छा, अब वो 1 क्विंटल के जगह पे वो 90 केजी 85 केजी का पेमेंट उसको बिल बनेगा और उसको 2369 रुपया भुगतान हो गया। ये 10 से 15 केजी जो एक्स्ट्रा उसके पास पैडी आया, उसको एक घोस्ट फार्मर्स को खड़ा करके, उसके नाम से, या एब्सेंट लैंडलॉर्ड बोलते हैं उसको, घोस्ट फार्मर नहीं, उसको एब्सेंट लैंडलॉर्ड कह सकते हैं। संतोष जी पत्रकार है, गांव जाते नहीं है, जमीन इनके पास है, तो संतोष जी थोड़ा सा अपना खेत का रसीद दे देते तो हमारा धान थोड़ा सा तौल हो जाता आपके नाम पर। संतोष जी को भी अपना कहा कि भाई कोई मतलब नहीं है, ले लो भाई, घर का ही परिवार का कोई पैक्स अध्यक्ष बना होता है जान पहचान का, ले लो। अब वो एब्सेंट लैंडलॉर्ड के नाम पे धान खरीद हो गया और उसका भुगतान विड्रॉवल के जरिए ले लिया, अकाउंट में गया। जानते हैं ये पूरे खेल कैसे होता है? पूरा अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में होता है, जहाँ केवाईसी जैसी व्यवस्था नहीं है। पेमेंट के समय बकायदा वो फर्जी जो पैक्स अध्यक्ष होता है, फर्जी विड्रॉल पर साइन करके वो पेमेंट निकाल लेता है किसान के नाम पर। अब जांच में जाइएगा तो जांच में इतना ही लोग देखता है कि पैसा अकाउंट में गया कि नहीं, वो तो गया था, निकाला किसने, ये बिहार में जांच नहीं होता। जांच हो जाए, पैसा निकालने का किसान के खाते से 99% बिहार के सरकारी कर्मचारी और पैक्स अध्यक्ष जेल में होंगे। ये हालत है बिहार में। सुधार कैसे होगा? बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों की मांग है।
सुधार है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी कर दीजिए। 60 लाख टन सरकार को जरूरत है, खरीद ले। और बाकी जो बचा हुआ बिहार में 90 लाख टन, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि 1,60,000 टन क्विंटल बिहार में धान का पैदावार हुआ है। 1,60,00,000 टन एमटी मैट्रिक टन जो हुआ है प्रोडक्शन। तो बाकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो ट्रेड होगा ही नहीं, जो ट्रेड होगा वो परिस कर दिया जाएगा उसको। या सरकार को लगता है कि नीचे ट्रेड होने दीजिए, तो उसके लिए उसको सब्सिडी दीजिए सरकार किसान को। हाँ, पंजाब वाली स्थिति क्यों नहीं हो पा रही? पंजाब में जो गारंटी लोग लेते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं मंडी में जी, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? देश में प्रोक्योरमेंट की सबसे बेस्ट पॉलिसी है और हरियाणा और पंजाब के पास, जहां हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी बनी हुई है। किसान वहां पर धान गेहूं अपने फसल को मंडी में ले जाता है। वहां पे उसको 2 बजे तक जो अड़तिया है उसकी पूरी धान की या गेहूं की फसल की सफाई, उसका मॉइस्चर, उसके फॉरेन कंटेंट जैसे कि मिट्टी या कुछ हो, तो उसको सफाई करके ठीक 2 बजे उसका ऑक्शन होता है, ओपन ऑक्शन होता है। उसमें सरकार के अधिकारी, प्राइवेट एजेंसियां और सब लोग मिल करके वहां एमएसपी से ऊपर उसकी बोली लगती है। तो कुछ मिल मालिक या कुछ प्राइवेट संस्थाएं वो एमएसपी से ऊपर भी उठा लेती हैं, और जहां नहीं उठा पाते हैं वहां सरकार उठा लेती है। इससे वहां पे रेट एकदम फ्लक्चुएट नहीं करता, वो एकदम मेंटेन रहता है। वहां के किसानों की आमदनी जो एमएस स्वामीनाथन का जो रिकमेंडेशन है उससे भी ज्यादा वहां पैसा किसानों को मिल जाता है। बिहार जैसे राज्य में या देश के अन्य राज्यों में एमएसपी को लेकर के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो भाजपा की सरकार है, लेकिन वहां 1,000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देते हैं लोग। कई राज्यों, उड़ीसा में 800 रुपये क्विंटल बोनस देते हैं, एमएसपी के ऊपर देते हैं। बिहार में क्यों नहीं आप दे रहे हैं? 10,000 दे रहे हैं। 10,000 किसान को मिला, जीविका दीदी को दे रहे हैं। दीदी लोग को मिला। तो दीदी लोग को मिला तो दीदी लोगों ने उनको मदद भी किया। दीदी लोगों ने मदद भी किया उनका। दीदी लोग नहीं होती तो नीतीश कुमार की सरकार आज बिहार में नहीं होता। 10,000, लेकिन नीतीश कुमार ने उस वोट का 10,000 कीमत लगाया। सबसे दुखद बात है कि 10,000 में ही लगा कि ये लोग, हम लोग वोट ले सकते हैं। लोग दिए भी। कहा तो इन लोगों ने है, जो जीविका दीदी हम लोग से कह रही हैं कि 2 लाख कहे हैं देने के लिए, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 है, 1,90,000 हम लोग आगे देंगे। जो सरकार ने उनको आश्वासन दिया है, सही आश्वासन दिया है, झूठा आश्वासन दिया है, हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन दीदियों का यही हम लोगों के पास खबर है। तो अब सवाल है कि ये तो एक पूरे बिहार के सामने है, परिणाम सबके सामने है। किस तरीके से लेवल प्लेइंग नहीं था चुनाव बिहार में, किस तरीके से सरकारी संसाधनों के बदौलत, सरकारी मशीनरियों के दुरुपयोग से, जिसका सजा हम लोग भुगत रहे हैं। मतलब उसके वोट किए तो जनता, किसान अभी परेशान है ना। अभी किसाने पर रहने दीजिए, उस पर हम, आप ये देखेंगे कि अगर हम 35 से 40,000 करोड़ रुपए शायद जीविका दीदी को 10,000 के मार्फत खर्च किए, तो करीब करीब उसके जरिए 1.5 लाख करोड़ किसानों के घर से निकाल लिए। मतलब उन्हीं हमारे घर की जो महिलाओं को 10,000 मिला, 40,000 करोड़ रुपए अगर मान लें जैसा सरकार कह रही है, लेकिन हमारा जो फसल नुकसान में बेचे उससे देश की, बिहार के किसानों को 1.5 लाख करोड़ का घाटा हुआ। ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है कि हमको कुछ मिला नहीं, हमसे छीन लिया गया। ये सबसे बड़ा दुखद बात है। ये एक और बात अभी संसद निधि को लेकर चल रहा है। बिहार के बहुत सारे सांसद हैं जो अपने निधि का इस्तेमाल नहीं किए हैं, और आप पूरी तौर पर 100% अपने निधि का इस्तेमाल किए। कैसे आपने निधि का इस्तेमाल किया? यहाँ तो बहुत अलग तरीके की कमीशन खोरी, लोग इंदौर तक जाके पैसा दे आए हैं। देखिए, वो जहाँ इंदौर दूसरे राज्य में जो खर्च करने की एक कानूनन एमपी लेड में 25 लाख तक प्रति वर्ष सभी सांसद सदस्यों को अनुमति है कि देश के किसी कोने में वो खर्च कर सकते हैं। सांसद निधि का 25%, 25 लाख बहुत छोटी रकम है हर साल। और उन लोग जो पढ़ते हैं, जो बाहर किन्हीं कारणों से, जिनके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ,
तो मेरी चाहत रहती है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को मदद करूं, तो हम कर सकते हैं। 25 लाख रुपए कोई छोटी रकम है, दे सकते हैं यूनिवर्सिटी को, देना भी चाहिए लोगों को, शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन के लिए, सांस्कृतिक केंद्रों के उन्नयन के लिए। लेकिन एक दो जगह मैंने देखा कि वो पीसीसी की भी ढलाई किया है दूसरे राज्य में लोग, सांसदों ने। एक दो जगह मैंने पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ। पीसीसी की ढलाई तो ग्राम पंचायत के लोग कर ही लेते हैं, इसमें किसी सांसद क्या रोल, सीमित रोल होना चाहिए अपने क्षेत्र के भीतर। वो कोई गुनाह का कारण नहीं है, उसको गुनाह की श्रेणी में रखने की भी आवश्यकता नहीं है। नया दौर है तो सोशल मीडिया और मीडिया उसको जिस तरीके से देखे। सबसे बड़ा चिंताजनक विषय ये है कि खर्च नहीं होना। तो ये सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए कहने के लिए अवसर हो जाएगा कि सांसद निधि अपना खर्च नहीं कर पाते, इसीलिए इनको बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। और जितना बड़ा क्षेत्र होता है, 30 लाख आबादी का क्षेत्र, 6 विधानसभा, अगर हम देखें तो 5 करोड़ से एक पंचायत का भी ठीक से विकास नहीं हो सकता। तो पैसे बहुत कम है। हमारे रिकमेंडेशन से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की बात हो, या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों की बात हो, या स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, ऐसे जो जर्जर स्थिति में है या भवनहीन है, उसको भी हम लोग के रिकमेंडेशन से व्यापक पैमाने पर बनाने की छूट होनी चाहिए। और उसके लिए कोई पैसे सांसद खुद नहीं खर्च करते। कई देखिए सोशल मीडिया पे चल रहा है, कोई भी उसका इम्प्लीमेंटेशन एमपी की जिम्मेदारी नहीं है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है, और उसमें कोई भी 19-20 जहां कहीं सुनने को मिला तो वो उसके लिए कहीं सांसद जिम्मेदार नहीं होता, वो केवल रिकमेंडेशन तक उसकी भूमिका है। बाकी काम प्रशासन का है, उसको सही के लिए सही नहीं। सच है कि आखिर सीधे एमपी को तो चेक काटने का अधिकार है नहीं। जनप्रतिनिधि में वार्ड कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री तक, वार्ड जनप्रतिनिधियों में केवल एक ही पद पर लोगों को चेक काटने का अधिकार, मुखिया को। इसके अलावा किसी जनप्रतिनिधि को चेक पर दस्तखत करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि एमबी बुक पर भी दस्तखत करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसको डीपीआर पे भी दस्तखत करने का अधिकार नहीं है। जब तक तीनों ना हो अधिकार, तब तक कोई से जनप्रतिनिधि कर ही नहीं सकता। उसका कोई रास्ता ही नहीं है करने का। जो करेगा वो प्रशासन के लोग करेंगे। तो प्रशासन के लोग क्यों गड़बड़ी करते हैं? अगर इतने ही दबाव में है सांसदों के, विधायकों के, तो यहाँ तो रोज ही आरोप है बिहार में, देश भर में जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती। तो उनके अनुशंसा जो उनके जो डेवलपमेंट फंड के अनुशंसा, उसमें क्यों से दबाव में प्रशासन के लोग आ जाते हैं? ये हमारी समझ के बाहर की बात है। सही। इन सवालों के 2 सवाल ऐसे आए तब हमको लगता है कि कुछ पॉलिटिक्स की बात हो ही जाए। अब दीदी जीविका दीदी का बात आ गया उसी में, सांसद निधि कुछ भी आ गया। ये जो चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, आपके नेता कहते हैं कि ये परिणाम जो है तंत्र का है, जन का नहीं है। आप चुनाव के मैदान में एक प्रत्याशी के भाई के रूप में भी और एक सांसद के रूप में भी आपने पूरे बिहार में के चुनाव को बहुत करीब से देखा है। ये लगता नहीं कि ये बयान जो है, आप उस सच से अपने आप को मुख मोड़ रहे हैं, या उस सच से को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आप पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान या चुनाव से पहले टिकट वितरण से लेके जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए थी, वो कहीं आप मतलब लड़ रहे हैं, लड़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन लड़ते हुए वो सिर्फ दिख रहा था, आप लड़ नहीं रहा था। ऐसा नहीं लगा आपको? देखिए, जब चुनाव हारते हैं कोई भी राजनीतिक दल के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे, तो उस पर 1000 तरह के आरोप होते हैं। चुनाव जब हम जीतते हैं तो 1000 कारण होता है जीतने का। निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं उसकी हम लोग समीक्षा पार्टी के स्तर पे कर रहे हैं, और उसकी जल्दी ही फलाफल बिहार की जनता के सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि लेवल प्लेइंग चुनाव नहीं रह गया है बिहार और देश के स्तर पे, जहां निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के सुधार के नाम पर करोड़ों, लाखों, करोड़ों मतदाताओं का कत्लेआम कर रहे थे लोग, जहां पर चुनाव के ऐन दिन तक, माने जिस दिन वोट हो रहा उसके एक दिन पहले तक गवर्नमेंट
कैश ट्रांसफर कर रही थी, पैसे दे रही थी मतदाता समूह को प्रभावित करने के लिए, वो जीविका दीदी के रूप में हो, बुजुर्गों के पेंशन के तौर पे हो, मुफ्त बिजली का सवाल हो। पिछले 20 साल से जब आप नहीं दे रहे थे तो आप ऐन चुनाव में, तो इस तरह का प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ, प्रतिबंध होना चाहिए। और सवाल, लेकिन सवाल है कि उस दौर में जो आवाज उठानी चाहिए थी, कभी राजद के किसी नेता ने ये सवाल नहीं करा, जबकि हम लोग खबर चला रहे थे कि भाई अभी चुनाव है और अभी देखिए आज पैसे जा रहे हैं अकाउंट में। खामोशी। एसआईआर को लेकर जो सड़कों पर दिखा आंदोलन, लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमें कहीं ये नहीं दिखा कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो राजद महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी, कि हम बूथ पर भाई हम फाइट करें कि हमारे वोटर का नाम क्यों कट रहा है। कहीं दूर दूर तक भाई चुनाव आयोग तो यही बच रही थी ना कि भाई हमने तो सारे पॉलिटिकल एजेंट को बुलाया, वो उनकी सहमति से, और जैसे भी हो आप लोगों के दस्तखत तो आप लोगों ने किया, जिसका भी नाम कटा उसमें पॉलिटिकल पार्टी कैसे बच सकती? नहीं, चुनाव आयोग कई बातें इसमें अर्धसत्य बोल रहा है। हम लोग बूथ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे थे। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर रहा। वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में गया। अगर हम लोग नहीं लगे होते, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कड़ाई से नहीं पेश आए होते तो जो केवल 8% बिहार में मतदाताओं का नाम कटा, तकरीबन 70-72 लाख, इन लोगों का लक्ष्य था 20% मतदाताओं का नाम उड़ा देना। 1.5 करोड़ से ऊपर नाम एक गायब करने वाले थे। हम लोगों ने इसको रोक दिया, इनको 65-70-72 लाख जो कहें, क्योंकि उसमें डेटा को लेकर के बहुत संदिग्ध है। चुनाव आयोग खुद ही आज तक एफिडेविट नहीं दे पाया कि वास्तविक रूप से कितना कटे। जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम पलायन नहीं है बिहार में, उस चुनाव आयोग के डेटा में साबित हुआ कि बिहार से पलायन किए हैं। 2 तरह के पलायन थे, अस्थायी पलायन। आप तो रामराज पैदा कर दिए थे बिहार में, तो अस्थायी रूप से 20 लाख मतदाता दूसरे राज्य में कैसे चले गए? वो तो निर्वाचन आयोग के एफिडेविट में है। यह बात तो मीडिया ने कभी नहीं उठाया कि भाई 20 लाख कैसे दूसरे राज्य में, आप जबरदस्ती किसी को दूसरे राज्य में ठेल रहे हैं। जबकि वोट देने का अधिकार हमको तय करना है कि देश में हम कहाँ देंगे, वो मतदाता को, वो चुनाव आयोग को अधिकार नहीं मिला हुआ। हमारी मर्जी है कि हम चेन्नई में वोट देंगे अपना, तो हम चेन्नई में वोट देंगे। इलेक्शन कमीशन हमारी वो व्यवस्था देखेगा, वो हम पर दबाव नहीं बना सकता इलेक्शन कमीशन की आपको बिहार में वोट देना है। हालांकि सत्तारूढ़ दल के लिए बकायदा सुविधा दे रखा था। आप देखे होंगे कि जो भाजपा के जो एमपी थे, राकेश सिन्हा, रवि और कई नेता लोग, जो दिल्ली के भी वोट में चुनाव 6 महीना पहले दिए थे, और 6 महीना बाद वो बिहार में भी चुनाव दिए। तो इस तरह का भी चुनाव आयोग खेल में था, इसको रोक नहीं पा रहा। बहुत सारे हरियाणा से, पंजाब से ट्रेन पे ट्रेन, स्पेशल ट्रेन से लोग आए वोट गिराने के लिए। केवल एक स्टेशन पानीपत से 4 रैक आए लोग। 4 रैक का मतलब होता है उस समय में भी आपकी पार्टी आवाज नहीं उठाई कि देखिए ये हो क्या रहा है। चंद मीडिया वाले, यूट्यूबर्स या कुछ इस तरीके के चैनल वाले खबर चाहे, लेकिन पार्टी के तौर पर जो आरजेडी को इस मुद्दे पर स्टैंड लेना चाहिए था, वो कभी चुनाव। अब जिस तरीके से चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल सड़कों पे कीचड़ फैला रहा था, हम उतना साफ नहीं कर पाए, ये हम लोग मानते हैं। एक मामला हो तब ना, जिस तरीके से पूरे चुनाव को निस्ताबूद कर रहे थे, जहां कोई नैतिक मापदंड नहीं रह गए थे, जहां वोटर लिस्ट में नाम काटने से लेके लोगों को कैश ट्रांसफर से लेकर के फर्जी वोटरों को मूवमेंट से लेकर के सैकड़ों तरह का काम बीजेपी और जेडीयू के द्वारा हो रहा था, खराब काम। हम लोग विपक्ष के तौर पे हम मुद्दों को उठा रहे थे, कुछ छूट गए होंगे। हमारे पास संसाधनों की कमी थी, उस मुकाबले मीडिया में हमारी पहुंच कमजोर थी। आप यह भी तो स्वीकार करें कि आप जैसे कम चंद लोग बचे हैं जो मीडिया के तौर पे इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज ज्यादातर के मालिकान या तो अडानी साहब हैं, एनडीटीवी किनका, अडानी साहब के हैं, अंबानी साहब के हैं, न्यूज 18 है। तो ज्यादातर न्यूज चैनल ऊपर से देखने में लगते हैं, लेकिन उसके मालिकान कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट के लोग बड़े स्तर पे थे, जो एकदम बिहार को गिद्ध दृष्टि रखे हुए थे। और आपने देखा होगा कि अडानी को खुश करने के लिए चुनाव से पहले बिहार में 24,000 करोड़ का बिजली घर दिया गया उनको। बिहार में 10,000 करोड़ का मैरीन ड्राइव जो है गंगा के किनारे, जो एक्सटेंशन होना है बख्तियारपुर और उधर मनेर में, उसको किसको दिया गया ठेका चुनाव से पहले?
अडानी जी को दिया गया। अब अडानी जी रोड भी बनाएंगे। हाँ, बिहार में रोड भी बनाएंगे। अच्छा। पहले बिहार में तो एडिबल ऑयल बेच ही रहते पूरा तो फॉर्च्यून। हाँ। अब बिहार में बिजली भी पैदा करेंगे, सबसे महंगी। याद करिए, बिजली हमके बिजली उनके पैदा करने से मुझे कोई शिकायत नहीं है, सबसे लेकिन सबसे महंगी बिजली देंगे 6 रुपया 1 पैसा। नहीं, गोदाम भी तो वही बना रहे हैं। हाँ, वेयर हाउसेज भी बना रहे हैं, वही बना रहे हैं। धान गेहूं खरीदने के लिए रोड भी वो बनाने जा रहे हैं, उसका पैसा उनको टेंडर अलॉट हुआ है। तो ये जिस तरीके से, अब स्वाभाविक है कि उनका चैनल है एनडीटीवी, और भी कई चैनल है उनके, तो वो अब IANS न्यूज एजेंसी किसकी है, ANI न्यूज एजेंसी किसकी है? मतलब आपको लगता है कि भाई हम लोगों की बात पहुंचाई नहीं गई, हम लोग कोशिश कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रहा था, लेकिन जिसका रीच कम था, जो आपके जो छोटे छोटे चैनल थे वो कोशिश कर रहे थे हमारी बातों को डिसमिनेट करने के लिए, लेकिन उनका रीच बहुत कम था, पहुंच बहुत कम था। और हमारे खिलाफ जो कंटेंट क्रिएट किए जा रहे थे वो ह्यूज तरीके से कर रहे थे, जिसको हम सफाई नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सहनी से समझौता, सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित करना, खुद को मुख्यमंत्री घोषित करना, ये सब चीजें जो चली, टिकट बंटवारे को लेकर जो खींचतान चला, 10 दिनों तक पूरी पार्टी एनडीए की पूरा गठबंधन जो है सो चुनावी सभा चल रहा है, आप टिकट बंटवारे के में लगे रह गए। मतलब जबकि इसको लेकर ये जो आप लोगों की कमेटी थी पिछले 6 महीने से उस पर एक्सरसाइज कर रही थी, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये भी एक कारण रहा कि हम लोग गठबंधन को एक्सचेंज, वोट एक्सचेंज हो, किस तरीके से गठबंधन को हम एक्सक्यूट करें, क्या कहाँ करें, उसमें कुछ न कुछ, और फिर लालू परिवार की आपसी मतभेद, कुछ ये सब वजह तो नहीं रही? देखिए, लोग स्मृति भंग के शिकार हैं, इस देश के आम लोग भी और मीडिया भी। आप याद करिए 77 में जब इमरजेंसी को खत्म करके इंदिरा गांधी ने कहा कि देश में चुनाव होगा, मात्र 1 सप्ताह टाइम था इमरजेंसी का भंग होना, हाँ, खत्म करना, और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में मात्र 1 सप्ताह का था। नोटिफिकेशन 1 सप्ताह बाद आया, और उस 1 सप्ताह के भीतर देश के तमाम राजनीतिक दलों ने मर्ज किया, जनता पार्टी बनी, और उसमें टिकट की भी बंटवारे हुए, और एंड टाइम पर सब लोग चुनाव लड़े और चुनाव जीते। परिस्थितियां बनती और बिगड़ती हैं। आप जितनी तमाम जो हमारी खामियों की आप चर्चा कर रहे हैं, उससे कुछ हद तक कुछ नुकसान हुआ होगा, 1% 2% हमको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे पार्टी स्वीकार करेगी नहीं करेगी वो पार्टी का अपना, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन यह वास्तविक कारण नहीं थे, वो मात्र पूरे समस्या का 100 में 2% समस्या थी। 98% लड़े। अब नीतीश कुमार सड़क पर भाषण दे रहे हैं, आप मोबाइल पर भाषण दे रहे हैं, अब युवा चेहरा है, युवा है, अब अगल में मनेर दानापुर भी घूम सकते थे, मोबाइल पर भाषण दिए जा रहे हैं, तो ये लगा नहीं कि एक चेहरा। मौसम खराब होना, प्राकृतिक आपदा का होना, अब यंग थे, हमारे सड़कों पर आप दिखते, हमारे नियंत्रण में नहीं था। कभी दिखाई नहीं तेजस्वी लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे थे मजबूती से। आप देखें तो पिछले साल भर से तेजस्वी जी बिहार की 2 बार यात्रा किए, 1 बार कार्यकर्ता संवाद, लेकिन कहाँ पूरा होता था, और यही तो बात है। वो पूरा हर जिला में हर जिला में 2 रात रुके हैं। एक पहली बार एक दिन, बिहार बड़ा राज्य है, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी वो 2 बार बिहार की यात्रा की 1 साल के भीतर, और वोट जोड़ो अधिकार यात्रा की, आलावायु तीसरी यात्रा थी, और उन यात्राओं के जरिए संवाद किया नीचे तक, और बहुत बहादुरी से लड़े। परिणाम पक्ष में नहीं आया तो ये शिकायतों का अंबार तो लगेगा ही लगेगा, होता भी है किसी के लिए भी। जो जीता वही सिकंदर होता है, सिकंदर वो नहीं है कि जो हार गया वो सिकंदर होगा, जो जीत गया वो सिकंदर हो गया। कुछ चेहरों पर पार्टी के अंदर नाराजगी दिखी गई, कुछ चेहरों की चर्चा भी हुई कि तेजस्वी यादव से जो है पार्टी कार्यकर्ता दूर हो गए, इवन विधायक तक से सीधे मिलने में तेजस्वी यादव को परेशानी हो रहा था, एक खास व्यक्ति के सहारे ही आप मिल सकते थे, ये सब भी एक इमेज बना। और कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में इस बात को, अब एक बात हम जोड़ दें, सारे कार्यकर्ता
मैदान में लड़ाई लड़ रहे थे, आपके कार्यकर्ता यहाँ फुटपाथ पर बैठ के टिकट का इंतजार कर रहे थे। क्या ये नहीं वजह रहा है कि भाई हम लोग 6 महीना से बात कर रहे थे गठबंधन के, कम से कम अंतिम दिन आप दे रहे हैं नॉमिनेशन के आखिरी दिन, तो 77 वाली बात लहर थोड़ी थी। एक बात तो आपको यह ऐसा है कि जो सत्ता पक्ष जो आज सत्ता में है भी, उसके गठबंधन कोई महीनों पहले नहीं फाइनल हुए। आप भी देखेंगे चंद दिन पहले फाइनल हुए। टिकटों का पहचान और टिकटों का सिंबल मिलना भी अंत तक तय नहीं हो पा रहा था। उन लोगों में भी बहुत लेकिन आप जो गठबंधन था दोनों तरफ, वो बहुत सारे दलों का था। और बहुत सब जब दल मिल करके गठबंधन बनाते हैं तो इस तरह की तकनीकी समस्याएं आती हैं। मैंने कहा कि 2% कारण है बस, 2%। 98% तो लेवल प्लेइंग, अच्छा, लेवल प्लेइंग नहीं था। इलेक्शन कमीशन और इंडिया गवर्नमेंट की जो चुनावी मशीनरी थी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी संस्थाएं जो थी, आप देख रहे थे कि लगातार नोटिस कर रहे थे, लगातार कोर्ट में डेट डाल रहे थे लोग और प्रतंग कर रहे थे। और देखिए कहीं देश में नहीं कर रहे थे काम वो संस्थाएं। अब बंगाल भी चुनाव आ गया, आप देखिए बिहार से बंगाल शिफ्ट कर गया। पूरी मशीनरी, कैसे देश बचेगा? बचेगा देश को लोगों ने देश बनाया है। लोगों को विश्वास अभी तक रहा कि नहीं, जिन राजनीतिक दलों के भरोसे हम देश को छोड़े हैं वो चला लेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को महसूस हो रहा है कि हम इन राजनीतिक दलों के भरोसे जो देश छोड़े हैं, एक खतरे की घड़ी है। और एक इसलिए लोग हस्तक्षेप करेंगे, सड़कों पे उतर कर हस्तक्षेप करेंगे और निश्चित तौर पे देश को सही रास्ते पर लाएंगे। मतलब अभी भी आप लोग जनता से इंतजार कर रहे हैं कि वही नेता उतरे चाहे नहीं उतरे, जनता उतर जाएगा, खेल खत्म। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दलों के वाइंड अप हो जाने से, राष्ट्रीय जनता दल के वाइंड अप हो जाने से या हमारे इंडिया गठबंधन के वाइंड अप हो जाने से, मतलब हम किन्हीं कारणों से अपने राजनीतिक तंत्र को हम वाइंड अप कर लें, तो क्या यहाँ पे बीजेपी और उसके लोग सोच रहे हैं कि हम सत्ता में बने रहेंगे असीमित समय तक? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। जनता खुद तय करती है अपने राजनीतिक फैसले, राजनीतिक तंत्र को विकसित करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कई ऐसे सवाल थे जिन सवालों के सहारे हम पॉलिटिकल जो सिनेरियो बिहार का है वो भी समझना चाहते थे। मतलब पार्टी विपक्ष के रूप में भले कमजोर दिख रहा हो, जनता का मिजाज या जनता की सरकार गठन के बाद जो प्रतिक्रियाएं दिख रही है, बात बात पर जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतर रही है, आने वाले समय में विपक्ष के रूप में भले ही जनता ने महागठबंधन को नकार दिया हो, कई ऐसी चीजें दिख रही हैं जो दिखा रहा है कि जनता अब अपने आप इन सब मुद्दों को लेकर दूसरे तरीके